मिडिल ईस्ट से उठता युद्ध का गुबार कहां कहां फैलेगा, हर तरफ पब्लिक यही डिस्कस कर रही है। ना इजरायल का क्रोध शांत हुआ है, ना ही अपने सुप्रीम लीडर को खो चुके ईरान के प्रतिशोध की आग बंद हुई है। ईरान चौतरफा धमाके कर रहा है और अब तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ईरान के बाद कौन। पाकिस्तानियों की नींद उड़ी हुई है, पाकिस्तानियों की हालत खराब हो रही है। इजरायली पीएम नेतन्याहू के पुराने बयान को याद करके, जिसमें उन्होंने ईरान के साथ ही पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार को दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बताया। तो क्या शैतान की धुरी पाकिस्तान है? ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर आना तय है क्या? अपने न्यूक्लियर हथियार को इस्लामिक बॉम्ब कहने वाले मुनीर और उसके चेलों की हालत अब से खराब है। वो सदमे में है कि अगर ईरान के बाद नेतन्याहू ने शील्ड ऑफ जुदा पाकिस्तान की तरफ घुमाया तो क्या होगा। आज के एक्स्ट्रा क्लास में चैप्टर इसी पर होगा कि क्या ईरान युद्ध वाले चैप्टर की एंड प्लेट पाकिस्तान के नाम से गुदी होगी और अंतिम प्रहार वहीं होगा क्या? ईरान पर हमले से पहले और ईरान पर हमले के बाद भी ट्रंप लगातार एक ही बात की रट लगाए हुए हैं कि अगर उन्होंने ईरान पर हमला नहीं किया होता, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को नहीं तबाह किया होता, ईरान के लॉन्चिंग पैड्स बर्बाद नहीं किए होते, तो ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार होता और वो दुनिया को न्यूक्लियर वॉर में धकेल देता। ट्रंप अभी रुकने को तैयार नहीं। ईरान को लेकर उनका ब्लूप्रिंट क्या है, ये किसी को नहीं मालूम। क्या ट्रंप की मंशा ईरान को न्यूक्लियर बम हासिल नहीं करने देने की ही है? क्या ट्रंप ईरान में परोक्ष रूप से अमेरिकी रिमोट सरकार बनाना चाहते हैं? ईरान को लेकर आखिर डोनाल्ड ट्रंप का फाइनल प्लान क्या है? ईरान ट्रंप के कंफ्यूज्ड विजन और अहंकार की आग और बारूदी धमाकों में चल रहा है, पर झुकने को तैयार नहीं। ईरान ने फैसला लिया है कि वह आखिरी ड्रोन और आखिरी मिसाइल तक लड़ेगा। इस बीच ट्रंप की तमाम धमकियों को नजरअंदाज करते ईरान ने अपने नए सुप्रीम लीडर को चुन लिया है। ईरान के इमाम अहमद आल मोल्होदा ने बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि देश के अगले सर्वोच्च नेता के चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सचिवालय के प्रमुख आयतुल्लाह हुसैनी बुशहरी सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान करेंगे। तो क्या ट्रंप को ईरान का ये एक और संदेश है? अब ट्रंप आगे क्या करेंगे? आखिर ट्रंप क्यों बार बार न्यूक्लियर बम और न्यूक्लियर वार वाला राग अलाप रहे? इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया न्यूक्लियर हथियारों और युद्ध के खतरे में हरदम खड़ी है। लेकिन यह भी याद रखने की जरूरत है कि जापान के हिरोशिमा नागासाकी में मासूम लोगों पर दुनिया का पहला एटम बम गिराकर अमेरिका ने ही मानवता के लिए बड़े खतरे की नींव रखी थी। दुनिया में आज भी यह खतरा टला नहीं। वर्तमान में विश्व में 9 ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। रूस के पास 5,459 एटम बम हैं, अमेरिका के पास 5,277, चीन के पास 600, फ्रांस के पास 290, यूनाइटेड किंगडम के पास 225, भारत के पास 180 न्यूक्लियर हथियार हैं, पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90 और नॉर्थ कोरिया के पास 50 न्यूक्लियर बम बताए जाते हैं। पिछले साल 22 जून 2025 को अमेरिकी B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स ने ईरान के फोर्डो और नतांज के ईरानी परमाणु सुविधाओं पर GBU-57 बंकर ब्लस्टर बम गिराए थे। इस बार भी ईरान पर हमले के बाद ये ट्रंप का दावा है कि ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम रोका नहीं था, वो न्यूक्लियर हथियार हासिल करने के करीब पहुंच गया था। बताया जा रहा है कि ईरान के पास करीब 450 किलो 60% तक संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस यूरेनियम को कुछ ही हफ्तों में 90% तक संवर्धित किया जा सकता है, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी स्तर होता है। 90% संवर्धित यूरेनियम के 450 किलोग्राम मात्रा से कम 11 न्यूक्लियर बम बनाए जा सकते हैं। ईरान अगर जंग की आग में जल रहा है तो इसकी चिंगारी ज्यादा पुरानी नहीं।
7 अक्टूबर 2023 को गाजा के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर बर्बर हमला किया। छोटे छोटे मासूम बच्चों से लेकर महिलाओं तक को प्रताड़ित करके मौत के घाट उतारा गया था। तब दुनिया में कई जगहों पर हमास के आतंकी हमलों का जश्न था। पिछले दिनों पीएम मोदी जब इजराइल गए थे तब उन्होंने इन हमलों का जिक्र करते भारतीयों की तरफ से संवेदनाएं व्यक्त की थी। I also carry with me the deepest condolences of the people of India for every life lost and for every family whose world was shattered in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. ईरान पर इजराइल का कोप इसलिए बरस रहा है क्योंकि इजराइल को लहूलुहान करने वाले आतंकी संगठन दरअसल ईरान के प्रॉक्सी रहे। फिर चाहे वो लेबनान में शिया आतंकी संगठन हिजबुल्लाह हो, गाजा में हमास हो या यमन में हूती आतंकी, तीनों संगठनों को रसद, पानी और यहां तक कि हथियार ईरान मुहैया कराता रहा है। ये बात पूरी दुनिया जानती है। मकसद एक रहा है, इजराइल को अस्थिर करना। खामेनेई यहूदियों से ताजिंदगी नफरत करते रहे। दुर्भाग्य से उन्हें मौत भी यहूदियों के गिराए बारूद से ही मिली। इस्लामिक आतंकवाद को एक प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने में खामेनेई ने कभी भी गुरेज नहीं किया। मुमकिन था कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर हासिल करता तो ये बम इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल होने वाले आतंकी संगठनों तक भी पहुंच जाते। बेंजामिन नेतन्याहू वही कर रहे हैं जो इजराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। उन आतंकी संगठनों का सफाया जिन्हें ईरान प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की इसी योजना ने पाकिस्तानियों की नींद उड़ा रखी है। पाकिस्तान की संसद में कोहराम मचा है। ईरान के बाद क्या पाकिस्तान का नंबर तय है? मुनीर टेंशन में है। ईरान पर फूटते बम उसे अपनी ओर आते दिख रहे हैं। बड़ी मुश्किल से ऑपरेशन सिंदूर से बचा था। क्या यही वजह है कि मुनीर भागकर सऊदी अरब चला गया कि ईरान से शुरू हुई जंग ईरान पर ही खत्म हो, पाकिस्तान को लपेटे में न लिया जाए? देखिए, एक बात तो तय है कि ईरान, इजराइल, अमेरिका जंग अभी रुकने वाला नहीं है। 16 देश इस जंग की जद में हैं। कुछ एक्सपर्ट तो ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 के हालात बन रहे हैं। मामला बहुत गंभीर है। अब पाकिस्तान में मुनीर एंड कंपनी की हालत क्यों खराब है, इसको समझिए। दरअसल बुधवार को अमेरिका ने पाकिस्तान के कराची और लाहौर से अपने वाणिज्य दूतावास के स्टाफ को पाकिस्तान छोड़ने को कह दिया। और जैसे ही यह खबर पाकिस्तान में फैली, लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है भाई। कहीं नेतन्याहू अपने फाइनल टारगेट के तौर पर पाकिस्तान को तो लॉक नहीं करने जा रहा, क्योंकि ईरान पर हमले तो ये आरोप लगाकर किए गए कि वो न्यूक्लियर हथियार बना रहा था। पाकिस्तान के पास तो न्यूक्लियर हथियार है और इस्लामिक आतंकी भी है वहां पर। ऐसे में क्या नेतन्याहू पाकिस्तान को छोड़ेंगे या ठोकेंगे, यह सवाल खड़ा है। इजराइल और भारत दुनिया की दो प्राचीन सभ्यताएं भर नहीं हैं। दोनों के लिए चुनौतियां और खतरे भी एक जैसे ही हैं। यह है इस्लामिक आतंकवाद। ईरान जिस तरह से अपने प्रॉक्सी के जरिए इजराइल में यहूदियों को निशाना बनाता रहा है, उसी तरह पाकिस्तान अपनी हिंदू नफरत में इस्लामिक आतंकियों को भेजकर भारत में हिंदुओं को टारगेट करता रहा है। पिछले साल अप्रैल महीने में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदुओं को उनके बच्चों और पत्नी के सामने गोली मारी थी।
ठीक वैसे ही जैसे 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमास के आतंकियों ने बच्चों और महिलाओं को घर के पुरुषों के सामने निशाना बनाया था, उन्हें बेरहमी से कत्ल किया था। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को मिले घाव अभी ताजा है। भारतीय सेना के सटीक निशाने मुनीर की इस्लामिक सेना को तबाही का ट्रेलर दिखा चुकी है। लेकिन ईरान पर हमले के बाद पाकिस्तानियों को एक ही डर सता रहा है, ईरान के बाद किसका नंबर। पाकिस्तानी तो ये भी बता रहे हैं कि ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर आने की आखिर वजह ही क्या है। वजह है पाकिस्तान इस्लामिक आतंक की फैक्ट्री है, इस्लामिक आतंकवाद का गढ़ है। उसके पास भी परमाणु बम है जिसे उसके हुक्मरान इस्लामिक बम कहते रहे। और सबसे बड़ी बात, इस एटम बम के इस्लामिक आतंकियों के हाथों में जाने के खतरे बड़े हैं, जैसा कि ईरान के साथ था। यही वजह है कि पाकिस्तान में ईरान के बाद के टारगेट की चर्चा खूब हो रही है। तो न्यूक्लियर वॉर के बजते अलार्म के बीच कहीं शैतान की धुरी पाकिस्तान तो नहीं। दरअसल पाकिस्तानियों के डर की वाजिब वजह भी है। इस्लामिक और आतंकी देश पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम, जिसे वो बड़े शान से इस्लामिक बम कहकर इस्लामिक गुटबंदी में लगा रहता है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू बहुत पहले से ईरान के साथ ही पाकिस्तान के हाथों में न्यूक्लियर बम होने को दुनिया के लिए खतरा बताते रहे हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के दुर्दिन शुरू हो चुके हैं। अफगान बॉर्डर पर अफगानी सेना मुनीर के गैंग को बुरी तरह पीट चुकी है। खबरों के मुताबिक अफगान लड़ाकों ने पाकिस्तान की 40 सैन्य चौकियों और 4 बेसिस पर कब्जा कर लिया, जबकि इस संघर्ष में 150 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। तब तक मुनीर सामने नहीं आया था, लेकिन जैसे ही मिडिल ईस्ट के तनाव के लपेटे में पाकिस्तान की गर्दन फंसते देखी, उसने फौरन सऊदी अरब के लिए दौड़ लगा दी। कहीं तेल खत्म होने के पहले ये दिए का फड़फड़ाना तो नहीं है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंट पर मुनीर की सेना को अफगान जमकर पीट रहे हैं। पिछले दिनों यह भी खबर आई थी कि मुनीर ने उन पाकिस्तानी सैनिकों को वापस लेने से मना कर दिया था जिन्हें अफगान आर्मी ने बंधक बना लिया था। इसे लेकर भी पाकिस्तान के भीतर खूब मुनीर की भद पिटी। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों ने लानतें भेजी थी। उधर सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट करके पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है, क्योंकि ईरान की मिसाइलें और ड्रोन सऊदी अरब में अमेरिकी सैन्य बेस पर ही नहीं, रिहायशी इलाकों और तेल भंडारों पर भी गिर रहे हैं। कुल मिलाकर मुनीर के लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसी स्थिति है। खबर यह भी आई कि पाकिस्तान का पेट्रोल रिजर्व सिर्फ 10 से 12 दिन का बचा है। अब मुनीर अफगानिस्तान से जंग लड़े, सऊदी अरब से पैक्ट निभाए, या अब पहले से बर्बाद इकोनॉमी को बचाने में लगे, अब वही जाने। फिलहाल तो पाकिस्तान की ताजा तस्वीर ये है। मिडिल ईस्ट के तनाव से बढ़े तेल के दामों ने पाकिस्तानियों की कमर पर लात मारी है। पेट्रोल डीजल के दामों में एक ही दिन में प्रति लीटर 55 रुपए की बढ़ोतरी पाकिस्तान में हो चुकी है। पाकिस्तान को कतर ने नोटिस भेजा है और कहा है कि वो अब पाकिस्तान को LNG की सप्लाई नहीं करेगा, जबकि पाकिस्तान गैस सप्लाई के लिए 99% कतर और संयुक्त अरब अमीरात पर निर्भर है। ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर आएगा या नहीं आएगा, लेकिन फिलहाल तो लगता है कि पाकिस्तान की कमर मिडिल ईस्ट संकट में ही पूरी तरह टूट जाएगी। दुनिया के लिए यह संकट बड़ा है। महामंदी की भविष्यवाणियां हो रही हैं। स्कॉटलैंड की संस्था वुड मैकेंजी ने मिडिल ईस्ट जंग से खड़े हुए संकट को लेकर खतरे की घंटी बजा दी है। वो ये कि अगर युद्ध 7 दिन और चला तो महामंदी जैसे हालात संभव है। इस संकट के 1970 के तेल संकट से भी बड़ा होने की आशंका है। वुड मैकेंजी के मुख्य अर्थशास्त्री पीटर मार्टिन के अनुसार कच्चे तेल के दाम $90 प्रति बैरल के पास है। हॉर्मुज से गुजरने वाले 1.2 से 1.4 करोड़ बैरल कच्चे तेल की आपूर्ति रुकने से कीमतें 125 से $150 प्रति बैरल तक जा सकती हैं।
वुड मैकेंजी का अनुमान है कि तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल के स्तर पर रहने से वैश्विक जीडीपी विकास दर 2% से नीचे गिर जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से यूरोप और एशिया में गैस की कीमतें 130% तक बढ़ सकती हैं। ईरान इजराइल अमेरिका जंग से कुल 16 देश सीधे तौर पर प्रभावित हुए। दुनिया के लिए संकट गहरा है और बड़ा है। मिडिल ईस्ट का तनाव अगर एक हफ्ते भी आगे बढ़ा तो दुनिया 1929 के द ग्रेट डिप्रेशन के दौर में पहुंच सकती है। ये याद रखना होगा कि दूसरे विश्व युद्ध की एक बड़ी वजह 1929 की महामंदी भी रही थी। तो क्या ईरान युद्ध ने दुनिया के सामने तीसरे विश्व युद्ध का दरवाजा खोल दिया है? For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.